तो डाउट में कोई इश्यू नहीं है कि बायोटेक में क्या क्या चल रहा है, डिफिकल्टी क्या चल रही है, बोल सकते हो। चलो बोलो, बायोटेक में क्या डिफिकल्ट लगता है सबसे तुम लोगों को? क्लोनिंग वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट कौन सा, बोलो सभी लोग, अपना अपना सबका होगा ना बायोटेक में। मुझे, मेरे अकॉर्डिंग बायोटेक में सबसे डिफिकल्ट वाला है क्लोनिंग वेक्टर का, जो पेज नंबर 199 पे दे रखा है ना। जो एनसीईआरटी ने ऐसे फिगर बनाए हैं, PBR 322, इधर कुछ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ORI। हाँ, वो बच्चा अच्छे से सीखना है। वो सीख लिया तो लगभग तुम्हारा काम हो जाएगा, बाकी तो पार्ट इजी है। और सेकेंड वाले में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस अच्छे से कीजिएगा, उसमें सभी बच्चे थोड़े से ट्रैप हो जाते हैं कि सर वो प्रोब क्या होता है, उसमें दिक्कत होता है। सर PCR से हम कैसे पता करेंगे, एलाइजा क्या है, ये सब आपने नाम सुना होगा ना, रेडियो एक्टिव वाला, प्रोब वाला, ये सब आपने सुना होगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हाँ, मैं हम लोग करेंगे। हाँ अच्छा, ये सब आता है तो डिफिकल्ट कौन है? तो बायोटेक में डिफिकल्ट कौन कौन सा है? पार्ट 2 में बताओ तुम लोग पहले कि हम लोग जो करेंगे कौन सा करेंगे, कौन कौन सा पार्ट डिफिकल्ट है टर्म 2 वाले में। ठीक है, तुम लोग को मॉलिक्यूलर तो नहीं आ रहा होगा। पार्ट 2 में तो केवल बायोटेक आ रहे होंगे और इकोलॉजी वाले ही चैप्टर आ रहे होंगे ना। यस सर। ठीक है, तब तो इशू नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो, तो हम लोग आज तो सेल वाला कर लेना, उसके बाद में ये फिनिश करके करेंगे 12th का, टेंशन मत लो, इस वीक में इसे खत्म करते हैं। तो चलो, सेल वाला चैप्टर बच्चा आसान था, इतना डिफिकल्ट नहीं था, अगर तुम कर लोगे ना। 12th से भी तो रिलेटेड है वो, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। चलो ये बताओ, सेल यूनिट ऑफ लाइफ डिफिकल्ट क्यों लगता है? मेरे अकॉर्डिंग बच्चा दो चीज, एक तुम्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, या जो पढ़ते हो कि कैसे से आइसबर्ग मॉडल, या तुमने जो भी नाम सुना सिंगर निकोलसन का, तो मॉडल समझ में नहीं आता सर। और दूसरा शायद तुम्हें डिफिकल्ट लगता होगा बच्चा, 9+2 कहाँ पास होते हैं, 9+0 अरेंजमेंट क्या होता है, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, सेंट्रोजोम के कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, यही है ना डिफिकल्ट, और तो डिफिकल्ट नहीं है। चलो, तो सेल यूनिट ऑफ लाइफ में आज इजी सा टॉपिक करते जाएंगे। राइबोसोम करेंगे, सबसे पहले राइबोसोम करेंगे आज। ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया कर लेंगे टाइम मिला तो, फिर प्लास्टिड कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक करते हैं। ठीक है, आसान से, तुम्हें आते हैं सब कुछ। चलिए, सबसे पहले ये मैं पहला क्वेश्चन तुमसे ही पूछ रहा हूं कि हम लोग बच्चा यूकैरियोटिक है, बताओ हमारे अंदर राइबोसोम कैसे होंगे, बोलो फटाफट, हमारे अंदर कैसे होंगे बताओ, मैसेज करो। हमारे अंदर कैसे, 70s 80s बोथ, बोलो फटाफट। तो राइबोसोम बच्चा आपने पढ़ा है कि ये प्रोटीन फैक्ट्री है बच्चा, सबको आता है कि राइबोसोम बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन बनाने में यही काम आता है। तो ये से कहते हैं हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन सिंथेसिस यही करेगा, और कोई कर नहीं सकता। ठीक है, सर राइबोसोम बने किस चीज से? बड़ा आसान सा है बच्चा, 12th में आपने पढ़ा होगा। ये बने RNA, यानी राइबोसोमल RNA, कुछ नाम सुना है RNA, राइबोसोमल RNA प्लस प्रोटीन, RNA और प्रोटीन के मिलने से बना है। और इसमें बच्चा कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई मेम्ब्रेन नहीं, बाहर का कोई कवरिंग नहीं, इसलिए इसे कहते हैं हम लोग मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल, कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं, मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन लेस होते हैं। ठीक है, पाए कहां जाएंगे? तो बड़ा इजी सा आंसर है कि ये बच्चा हर जगह पाए जाएंगे, प्रोकैरियोट्स में भी होंगे, यूकैरियोट्स में भी होंगे। ठीक है, और आपने सभी लोग को मालूम होगा राइबोसोम को 2 टाइप्स, अब सब लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एक होते हैं 70s, याद कीजिए 70s, और एक होते बच्चा 80s, आप सभी ने पढ़ा भी होगा, 70s और 80s 2 तरह के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चे एस का मीनिंग आपको याद रखना है, जो सभी को याद भी होगा कि एस का मीनिंग कोई साइज नहीं है, एस का मीनिंग साइज नहीं है, सभी को अच्छे से आना चाहिए। एस क्या होता है थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर देंगे कि ये आपने ट्यूब लिया है, ये बच्चा ट्यूब ले लिया और उनके अंदर राइबोसोम की यूनिट को डाल दिया, जैसे आपने पढ़ा होगा 70s इज मेड ऑफ द 30s, 30s का एक सब यूनिट है और एक 50s का, ये आपने पढ़ा होगा, सभी को मालूम भी है। तो आपको क्या करना है, स्मॉलर जो वाला पार्ट है
उसको क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है। आपको जो ट्यूब है, ठीक है, उस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करना है, यानी तेजी से स्पिन करना है, घुमाना है। तो कब वो जाके सेडिमेंट यानी नीचे में सेटल डाउन करेगा, किस यूनिट पे वो सेटल डाउन करेगा, नीचे में बैठ जाएगा, वही उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहलाता है। तो एस का मतलब बच्चा सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, या इसी को तुम स्वेडबर्ग यूनिट कह देते हो, इसी को तुम स्वेडबर्ग यूनिट कह लेते हो। तो ये काम तुम नहीं करते, ये मशीन करता है। मशीन में डाल दीजिए, तेजी से स्पिन कराइए, तो कब वो जाके सेडिमेंट करेगा, नीचे में जमा हो जाएगा, इसी को हम एस यूनिट कहेंगे। तो आपने इस यूनिट को लिया तो कितने यूनिट पे किया, 30 यूनिट पे किया, तो नाम दे दिया 30s। दूसरा वाला ट्यूब लिया, बड़े वाले यूनिट को डाल करके छोड़ दिया, तो देखा इसने बच्चा 50 पे किया, सेडिमेंट कब किया, 50 पे, साइज बड़ा था, ठीक है, 50 पे किया, तो नाम दे दिया 50s। जब एक साथ ट्यूब में दोनों डाल दोगे, एक साथ ट्यूब में तुमने 30s भी डाला, 50 दोनों को मिला करके डाला, तो हमें लग रहा था 30 + 50 80s, नहीं, जो जोड़ देते ना, ये नहीं करना है, 30 + 50 को जोड़ना नहीं। आपको क्या करना है, 30 और 50 को जोड़ना नहीं, उसको सेडिमेंट करना है। तो देखा कि ये 70 पे कर रहा है, 70 पे कर रहा है, दोनों मिलकर के बच्चे 70 पे कर रहे हैं। तो दोनों सब यूनिट जब जुड़े हुए हैं तो नाम देंगे 70s। अकेला छोटा वाला है 30s, बड़ा वाला है 50s। ठीक है, आप सभी को अच्छे से आता है। अब मैं एक ट्रिक बताता हूं जो तुम्हें कभी कंफ्यूज नहीं होने देगा। 70s यहां लिख देता हूं, 70s और इधर लिखता हूं 80s। ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान सा ट्रिक दे रहा हूं। तो आप सभी को मालूम है कि 70s दो पार्ट से बना है, एक का नाम है 30s और एक का नाम है 50s। सबको क्लियर है ना? 50 + 30 को जोड़ना नहीं, क्योंकि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। 80s में दो पार्ट है, एक का नाम है 40s और एक का नाम है 60s। 40 + 60s जोड़ना नहीं, 40 + 60 100 नहीं करना है, मिलकर के क्या होंगे, 80s होगा। 30 + 50 जोड़ना नहीं है, मिलकर के कितने होंगे, 70s। अब ट्रिक से समझना, देखो सबसे पहले यहां बच्चा मैंने लिखा 30, ध्यान सुनना, मैंने लिखा 30 के बाद मैं कर रहा हूं बच्चा 40। तो पहले मैंने क्या बोला, 30 एक नंबर, सेकंड नंबर पे मैंने क्या बोला, 40 के बाद मैंने बोला थर्ड नंबर पे 50 के बाद मैंने बोला बच्चा फोर्थ नंबर पर 60, फिर मैंने बोला 70, फिर मैंने बोला 80। कभी कंफ्यूजन नहीं हो, खत्म। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 40 + 60 कहाँ होगा, कहाँ पर 30 + 50 है। तो एकदम क्लियर है, आपको करना क्या एग्जाम में, थोड़ा सा टाइम निकालना है और बस इतना लिख दीजिएगा, यहां लिखेगा 30, यहां लिखेगा 40, यहां लिखेगा 50, यहां लिखेगा 60, यहां लिखेगा 70, यहां लिखेगा 80। हो गया भाई, डन, कहानी डन। अब यहां पर बना दीजिए, छोटा वाले यूनिट 30s, बड़ा वाले यूनिट 50s, छोटा वाला 40s, बड़ा वाला 60s, डन। क्या ये ट्रिक समझ में आ गया सभी को? इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते थे कि सर 40 किस में जाएगा, 60 किस में जाएगा, 50 किस में जाएगा। तो डन, समझ में आ गया सभी को, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। कभी गड़बड़ नहीं करो। चल, तो बताओ यहां तक सभी को क्लियर है? पिछला स्लाइड भी सभी को क्लियर है कि राइबोसोम का काम क्या है? तो सभी बच्चों को मालूम है, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन बनाना, ठीक है। किससे बना है? आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। आप बच्चा पढ़ के आए, आरआरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना है। मेम्ब्रेन सी कवरिंग नहीं है, मेम्ब्रेन लेस होगा। कहां पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। एकमात्र ऑर्गेनल है बच्चे ये जो दोनों जगह कॉमन है। पूछा जाएगा कॉमन सेल ऑर्गेनल बताइए जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में पाए जाते हैं, कॉमन ऑर्गेनल बताइए। तो आंसर सिंपल करके आइए, राइबोसोम। सिंपल, क्योंकि प्रोटीन तो सब में बनाने की जरूरत पड़ेगी, प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो, सब में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। किसने ढूंढा था इसे बच्चा? एक साइंटिस्ट है जॉर्ज पैलेड, इन्हीं के नाम पे से कहा जाता है पैलेड पार्टिकल। जॉर्ज पैलेड साहब ने ढूंढा था, इसलिए नाम था बच्चा पैलेड पार्टिकल, ये याद रखिएगा। सेकेंड चीज, इसकी डिस्कवरी बच्चा बहुत लेट से हुआ, बहुत बाद में हुआ, 1950s के बाद में हुआ, क्योंकि राइबोसोम का साइज बच्चा छोटा होता है, और साइज इतना छोटा है कैसे आप स्टडी करो, सिंपल माइक्रोस्कोप से पता नहीं चलेगा। तो राइबोसोम की स्टडी तभी हो पाई जब हमारे पास बच्चा बड़े कॉन्ट्रास्टिंग अच्छे वाले माइक्रोस्कोप आप पाए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जब भी आप देखोगे कि
राइबोसोम की साइज पे, डिस्कवरी पे, जो भी कहानी है कि कैसे बने हैं, साइज क्या है ना, तो याद रखना है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद ही पता चला। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बच्चा 1950s के पास ही आया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950s में ही डिस्कवर्ड हुआ था। तो ये सब स्ट्रक्चर 1950 के बाद ही पता चल पाए, जबकि सेल रॉबर्ट हुक ने बहुत पहले देखा था, न्यूक्लियस बहुत पहले देखा गया था, लेकिन राइबोसोम के स्ट्रक्चर बहुत बाद में। चलिए अब सेकेंड चीज, सर राइबोसोम कहाँ है? प्रोकैरियोट्स में है तो कैसे है, यूकैरियोट्स में है तो कैसे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में आप बोलिए कैसा होगा, 70 या 80? चलो मैसेज करो, बोलो राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में कैसे होंगे, 70s 80s? आंसर बच्चा 70s। ठीक है, अब बताओ यूकैरियोट्स में कैसा होगा, यूकैरियोट्स में कैसे होंगे? तो आप बोलिएगा बोथ। कैसे, अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। 70s भी है 80s भी है, यानी कि आप आंसर होगा बोथ। कैसे समझना ध्यान से चीजों को ना, छोटी छोटी चीजें तुम्हें आता जरूर है, गलती करने के चांसेस होते हैं। ये देखिए एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये देखिए प्रोकैरियोटिक सेल है, और ये रेड वाला मैंने बनाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो रेड वाला मैंने बनाया वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड है राइबोसोम। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कौन अटैच है? राइबोसोम। ये राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड। ठीक है, तो ऐसे राइबोसोम को हम लोग कहते हैं बच्चे लोग अटैच राइबोसोम। जो राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड है तो उसको क्या कहिएगा? अटैच राइबोसोम कहिएगा। कैसे है सर? एकदम इजी है बच्चा, 70s। अब कुछ राइबोसोम इस साइटोप्लाज्म में बच्चा फ्री है, साइटोप्लाज्म में फ्री है तो फ्री राइबोसोम कहिएगा। तो जनरली देखा जाता है जो फ्री राइबोसोम होते हैं, फ्री राइबोसोम होते हैं वो आरएनए से जुड़े रहते हैं। आपको पहले भी बताया ये बच्चा मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, और उससे कई सारे राइबोसोम जुड़े हुए, कई सारे राइबोसोम बच्चा जुड़े हुए। तो ये भी राइबोसोम जो है जो साइटोप्लाज्म में मौजूद है उसे कहेंगे फ्री राइबोसोम। सर ये कैसा होगा? ये भी 70s होंगे। और जब कई सारे आरएनए एमआरएनए से जुड़ा रहता है तो उसके लिए हमने आपको पहले ही सिखाया एक वर्ड, पॉलीराइबोसोम। याद आया? पॉलीराइबोसोम, या उसे कहेंगे हम लोग पॉलीजोम। चलिए आपको अच्छे से समझ में आ गया। यानी प्रोकैरियोट्स के अंदर में दो तरह के राइबोसोम, कुछ राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड हैं, अटैच्ड राइबोसोम, और कुछ साइटोप्लाज्म में फ्री है तो फ्री राइबोसोम कहेंगे। दोनों कैसे? 70s। चलिए हम अपनी बात करें, हमारे वाले से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले देखिए ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक, अब ध्यान सुनना, एक एक वर्ड एनसीईआरटी का अच्छे से पिक करना। ये आपका बच्चा न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है। चलिए आपकी एनसीईआरटी में न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन पे भी राइबोसोम अटैच होते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है। न्यूक्लियस टॉपिक पढ़िएगा तो मैं बताऊंगा कि न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है ना उससे भी राइबोसोम अटैच है। फिर से मैं बोल रहा हूं आउटर मेम्ब्रेन। सर कैसे वाले? एटीएस। कैसे वाले बच्चा? एटीएस। तो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन पे भी राइबोसोम अटैच होंगे। कैसे? एटीएस। इसके अलावा आप हर बच्चे को ये मालूम है कि यहाँ पर होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी राइबोसोम अटैच है। सर कैसे है? एटीएस। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ वाले हैं कैसे अटैच है? एटीएस है। चलिए तो ऐसे राइबोसोम जो मेम्ब्रेन से चिपके हुए उसे तो एटीएस कहेंगे, अटैच राइबोसोम कहेंगे। तो यहां देखिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ है तो ये अटैच राइबोसोम। यहाँ न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से जुड़े हुए ये भी अटैच राइबोसोम। कैसे? एटीएस। अब कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में बच्चा फ्रीली मौजूद है, फ्री राइबोसोम। देखिए राइबोसोम में बच्चा फ्री, तो इसे कहेंगे फ्री राइबोसोम। तो जो फ्री राइबोसोम है वो कैसा है? तो वो भी याद रखिएगा एटीएस है। फ्री राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मौजूद है, ये कैसे? तो ये भी है आपके एटीएस। आ गई बात समझ में? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कैसा है? एटीएस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आउटर पार्ट में कैसा अटैच है बच्चा? एटीएस। डन। चलिए अब आपको मैंने खुद से सिखाया भी है कि हमारे अंदर में कुछ सेल ऑर्गेनेल है बच्चा, जैसे कि हमारे अंदर में है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में भी राइबोसोम होते हैं।
एनीवन? सबको मालूम है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हाँ। राइबोसोम होते हैं। कैसे होते हैं, कोई बताएगा बच्चा? तो ये है सर, हमारे अंदर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, वो बच्चा 70s। वो कैसा है? 70s माइटोकॉन्ड्रिया वाला 70s। अगर वो प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में एक वर्ड होता है बच्चा, प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट, जो आप कहते हो। ये यहां भी राइबोसोम है, यहां भी कैसे है? 70s है, 70s। तो तुम बोलो हमारे अंदर कैसे राइबोसोम? एकदम क्लियरिटी है सर, हमारे अंदर राइबोसोम 70s भी है और 80s भी है। तो 70s का है सर, 70s है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में, ठीक है। और फ्री राइबोसोम जो है साइटोप्लाज्म में जो फ्री है, 80s। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आउटर साइड से जुड़ा है, 80s। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा है वो बच्चा 80s है। तो मुझे बताइए, आपको एकदम क्लियरिटी है कि हमारे अंदर में 80s कहाँ है, 70s कहाँ है? और प्रोकैरियोट्स में तो फिक्स्ड है बच्चा कि 100% जो भी राइबोसोम में बच्चा 70s। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बात समझ में? तो या तो कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा, राइबोसोम से आपसे आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखिए सेकेंड चीज, अब ध्यान से सुनिएगा। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहां है आपके डीएनए, डीएनए डन। अब डीएनए से क्या बना? एमआरएनए। अब ये एमआरएनए बच्चा बाहर निकला। सर बाहर कैसे निकल गए? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे गैप्स होते हैं, पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर कहलाता है। इसी गैप से आरएनए बाहर आ गई, और बाहर आने के बाद में ध्यान सुनिएगा, ये बच्चा आपका एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। इस मैसेंजर आरएनए से पहले छोटा वाला सब यूनिट, छोटा सब यूनिट हमारे अंदर में, छोटा वाला जो सब यूनिट है 40s से पहले बाइंड करेगा, ठीक है। पहले बच्चे कौन बाइंड करेगा? 40s, ठीक। फिर बाद में बाइंड करेगा 60s, 60s। तो सर कभी आप 40s को नीचे बनाते हो, कभी ऊपर बनाते हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। अगर मैं ऐसा लिखूं यहां पर 40s है, नीचे में 60s है, तो गलत नहीं है भाई, गलत नहीं है। एनसीईआरटी ने उल्टा बनाया, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, उन्होंने नीचे वाले में बना दिया 40s, ऊपर में बना दिया 60s, क्या फर्क पड़ता है? तो आप ये अच्छे से जानिएगा कि हम अप साइड बनाए, डाउन साइड बनाए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये बताना है कि ये बेटा दोनों सब यूनिट तभी बाइंड करेगा, 40 और 60s। इंटरेस्टिंग है कि अकेले रहते हैं। ये देखिए 40s यहां है, 60s यहां है, तो ये दोनों तभी जुड़ेंगे जब बच्चा मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है। ये कहां लिखा है बच्चा? मिनरल न्यूट्रिशन। जब आप प्लांट फिजियोलॉजी में मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ते एक टॉपिक, तो वहां पास आता है बच्चा ना मैग्नीशियम वाला टॉपिक। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि मैग्नीशियम इज एसेंशियल, मैग्नीशियम जरूरी है ये दोनों सब यूनिट को आपस में ज्वाइन करके बाइंड रखने के लिए। तो जब प्रोटीन बनना है, ट्रांसलेशन होना है, तो 40 और 60 पास में आएंगे, और इन दोनों को जोड़ के रखने के लिए मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। इतना अगर याद है तो आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूं, पहले स्लाइड भी आपको दिखा देता हूं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बताइए, हु इज द नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री इन द सेल? फटाफट लिखो, मैसेज करो सभी लोग, सभी लोग। बहुत आसान आसान से 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे नया टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे। हु इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री इन द सेल? चलो फटाफट सभी लोग मैसेज करो, सभी को मालूम है बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है। बोलो सभी लोग, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें क्या सोचना है भाई। चलिए, अब चलिए सेकेंड चीज बताइए, राइबोसोम इज मेड अप ऑफ, राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है। बताइए कौन सा आरएनए बच्चा? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। राइबोसोम में 2 पार्ट है, एक तो प्रोटीन है, आपने पढ़ा 50 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, कुछ ऐसा पढ़ा होगा। तो बताइए कौन सा आरएनए? नहीं बच्चा, राइबोसोम में नाम में लिखा ना आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए है, नाम में लिखा है ना। आरआरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोसोमल आरएनए। जो आरएनए राइबोसोम तैयार करेगा। चलो, जो राइबोसोम में बच्चा जो एस वाला पार्ट है, 70s या 80s, एस वाला पार्ट क्या डिसाइड करता है? जो 70s है, 80s है, वो एस भाई क्या डिनोट करता है? ठीक है,
हाँ बोलो, मेघा ने बताया सेडिमेंटेशन को, ठीक है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या बच्चा स्वेडबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं। अगर पूछा जाए एस क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका आंसर करेक्ट है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट, लेकिन इनडायरेक्टली वो साइज और डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली में हम साइज ही तो मेजर कर रहे हैं, लेकिन अगर पूछा जाए एस क्या रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टली, तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, अगर पूछा जाए इनडायरेक्टली तो लिख करके आइएगा स्वेडबर्ग यूनिट। इनडायरेक्टली, हाँ इनडायरेक्टली बच्चा साइज और डेंसिटी, और डायरेक्टली किसको करेगा, स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। चलिए ठीक है, अब मुझे बताइए कि सबसे पहली बार राइबोसोम को किसने ढूंढा था, फटाफट बोलो, राइबोसोम को किसने सबसे पहली बार ढूंढा था? तो साइंटिस्ट का नाम अभी बताया था, पैलेट, जॉर्ज पैलेट, पैलेट साहब ने सबसे पहली बार ढूंढा, इसलिए नाम है पैलेट पार्टिकल। इनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन से कवरिंग नहीं होती, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल होते हैं, अच्छे से बता रखा है। चलो अब लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है बच्चा प्लास्टिड। ध्यान सुनना, पढ़ते बहुत है लेकिन बच्चा प्लास्टिड समझिएगा। देखिए प्लास्टिड है क्या, एनसीईआरटी ने प्लास्टिड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, समझना चीजों को ध्यान से। प्लास्टिड को कितने पार्ट में, 3 पार्ट्स में। एक को एनसीईआरटी ने दिया है ना क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। चलिए दूसरा एनसीईआरटी ने नाम दिया है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। चलिए ठीक है, और तीसरा एनसीईआरटी ने नाम दिया है ल्यूकोप्लास्ट। आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो 3 मिलेंगे, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है सर, तीनों में डिफरेंस बहुत ध्यान से सुनना, यही बस समझ लेना, फिर अट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। क्लोरोप्लास्ट कलर्ड होगा, कलरफुल होगा, उसमें कलर पाए जाएंगे, कलर्ड होगा। सर कैसा कलर्ड होगा, तो आंसर बच्चा ग्रीन। कैसा कलर का बच्चा, ग्रीन। सर ग्रीन क्यों है, क्योंकि बच्चा क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट कैसा कलर का है, ग्रीन कलर का, क्यों है, क्लोरोफिल है। तो क्या सर ये कलर्ड है, इनके अंदर में पिगमेंट होंगे, हाँ पिगमेंट है, वही तो मैं बोल रहा हूं, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट है। लेकिन सर क्या केवल क्लोरोफिल है, नहीं, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर बच्चा पिगमेंट में क्लोरोफिल है, मैं मना नहीं कर रहा, क्लोरोफिल है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी पिगमेंट है जिसका नाम है कैरोटीनोइड्स, कैरोटीनोइड्स। ठीक है सर, कैरोटीनोइड्स क्या होता है, ये 2 तरह की होती है, एक का नाम होता है कैरोटीन, कैरोटीन, और एक का नाम है बच्चा ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल। कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, अब फोटोज में बहुत डिटेल से पढ़िएगा इसको, ठीक है। क्लोरोफिल बच्चा नाम में लिखा है, क्लोरोफिल कैसा होगा, ग्रीन कलर का, क्लोरोफिल कैसा कलर का है, ग्रीन, ग्रीन। कैरोटीन कैसे कलर के, तो कैरोटीन, कैरेट बच्चा, गाजर, गाजर कैसा होता है, कैरोटीन वर्ड कैरोट से आया, गाजर से आया, तो वो बच्चा ऑरेंज दिखेंगे, कैसा दिखेगा, ऑरेंज दिखेंगे। और ज़ैंथोफिल कैसा दिखेगा बच्चा, येलो कलर की, येलो कलर की। चलिए तो सर अगर प्लांट हरे फिर क्यों दिखते, लीफ हरा क्यों दिखता, हमें तो बताया जाता है कि लीफ के अंदर में क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट को ऑरेंज येलो कलर के क्यों नहीं दिखते। हाँ समझिए, तीनों कलर है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल भी है, कैरोटीन भी है और ज़ैंथोफिल भी। क्लोरोफिल हरा रंग का, कैरोटीन ऑरेंज कलर का, ज़ैंथोफिल येलो कलर के। तो लीफ हरे क्यों दिखते, ऑरेंज येलो क्यों नहीं दिखता, समझिए, क्योंकि क्लोरोफिल का अमाउंट बच्चा बहुत ज्यादा है, क्लोरोफिल का अमाउंट ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है। मान लो 90% यही, अगर 90% क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल हरे रंग का दिख रहा है, उस कलर में ऑरेंज कलर और येलो कलर बच्चा छुप जाएगा, ठीक है, इसलिए लीफ हरे रंग के दिखते हैं, होते हैं कैरोटीन ज़ैंथोफिल, लेकिन वो तो छुप गए ना, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे सर नहीं मानते हम, कैरोटीन ज़ैंथोफिल होता है नहीं होता है, कैसे पता चलेगा, चलिए समझिए। तो कभी लीफ बच्चा जब ओल्ड हो जाए, बूढ़ा हो जाए, और लीफ जब बच्चा गिरने लगता है, तो अब देखते हो पीले रंग का होता है,
हल्के पीले रंग का हो जाता है। कभी किसी ने देखा है? बोले हाँ सर देखा है, कि लीफ गिरने से आसपास जब बुढ़ापा आ जाती है, जब लीफ गिरने वाला होता है टूट करके, तो सर पीलापन आ जाता है। यही तो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जब लीफ ओल्ड स्टेज में जाता है तो क्लोरोफिल टूट जाते हैं। क्लोरोफिल टूट गया यानी हरा रंग टूट गया, तो बच्चा पीले रंग तो दिखने लगे ना। तो एक्चुअली में जो लीफ गिरने से पहले जो हल्का पीला रंग का हो गया, वो बच्चा क्यों है? ज़ैंथोफिल। तो सर कैरोटीन ऑरेंज कलर का कैसे है? ध्यान सुनो। कभी बच्चा मूवी वगैरह देखा है? तो मूवी में देखोगे, मूवी की शूटिंग होते है ऑटम टाइम। ये बताया तुम्हें? ऑटम, स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड बताया था तुम्हें? तो तुम देखोगे ऑटम के सीजन में लीफ फॉल करते हैं, ये बोलते हैं लीफ गिरता है ऑटम के सीजन में, क्योंकि बर्फ गिरने वाली है, ठंड में बर्फ गिरेगी। बर्फ गिरेगी तो बच्चा लीफ को बहुत नुकसान होगा, लीफ को तोड़ डालेगा। इससे पहले कि लीफ खुद अपने आप को तोड़ ले, ऑटम सीजन। तो ऑटम सीजन में क्लोरोफिल तो टूट जाते, लेकिन बच कौन गया? कैरोटीन। इसलिए बच्चा कैरोटीन रह गया, तो वो ऑरेंज कलर के दिखते हैं, हल्के पीले रंग के दिखते हैं। तो ये कितना ब्यूटीफुल सा सीजन होता है। ये यहाँ इंडिया में नहीं, यूरोप में। इसलिए तुम बड़े बड़ी मूवियों को देखो, हाँ शाहरुख खान का मूवी चल रहा है, पीछे में बच्चे बड़े बड़े लीफ पीले रंग के ना, ऑरेंज कलर के बच्चा लीफ फॉल कर रहे हैं, उसमें मूवी की शूटिंग हो रही है। आपने देखो, मोहब्बतें मूवी है, कई सारी मूवी ऐसी बनाई है। तो उसमें क्या है कि एक्चुअली में क्लोरोफिल टूट गया, हरा रंग टूट गया, तो बचे कौन? ऑरेंज कलर वाला कैरोटीन। तो ऑरेंज कलर के दिखेंगे, और कैरोटीन भी खत्म हो गए, कौन सा बचा? ज़ैंथोफिल दिखा। यानी कि लीफ में तीनों कलर होते हैं, लेकिन ज्यादा अमाउंट क्लोरोफिल का है, इसलिए हरा दिखता है। तो सर क्लोरोप्लास्ट समझ में आ गया कि उनके अंदर पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। तो क्यों होते हैं सर ये पिगमेंट? है क्यों? सबको अच्छे से मालूम है बच्चा, फोटोसिंथेसिस करने के लिए सबको अच्छे से मालूम है। क्यों? फायदा क्या है इससे, क्लोरोफिल को रखने से? तो आंसर सिंपल सा है, क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, खत्म कहानी। चलिए सर क्रोमोप्लास्ट, हाँ क्रोमोप्लास्ट भी बच्चा कलर्ड होते, उनमें भी कलर होता है। क्रोमोप्लास्ट भी कैसे होते? कलर्ड होते हैं, ठीक है। तो सर कौन सा कलर? लेकिन याद रखना यहाँ बच्चा अदर देन ग्रीन, ग्रीन को छोड़ करके अदर कलर, अदर देन ग्रीन, याद रखिएगा। अदर देन ग्रीन बोले मतलब है क्या ये? देखिए समझिए, क्या इनके अंदर पिगमेंट है? हाँ पिगमेंट है। इनके अंदर पिगमेंट के में क्या हुआ ना, क्लोरोफिल खत्म हो गए। क्लोरोफिल जो CHL में लिखा, वो बच्चे खत्म हो गए। नो क्लोरोफिल, नो हरापन, कोई क्लोरोफिल नहीं, अब हरे रंग के है ही नहीं। इनके अंदर बचा केवल क्या? कैरोटीनॉइड्स। केवल क्या बचा? कैरोटीनॉइड, वही कैरोटीनॉइड, यानी कैरोटीनोजैंथोफिल। यानी कि ये कैसे दिख रहे? ऑरेंज कलर के, येलो कलर के। तो अगर मैं क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल हटा दूं, तो बच्चा क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल भी था, कैरोटीनॉइड्स भी थे। मैंने क्लोरोफिल को हटा दिया, तो किस में कन्वर्ट हो गए? क्रोमोप्लास्ट में। तो सर इससे फायदा क्या? इससे फायदा क्या है? फिर फोटोसिंथेसिस तो करेगा नहीं। समझिए, आपने बच्चा मिर्च खरीदा, यही क्वेश्चन मिर्च वाला ज्यादा आता है। आपने मिर्च खरीदा बच्चा मार्केट से, वो हरे रंग का था, क्योंकि हरे रंग का है, कलरफुल है, हरे रंग का, यानी क्लोरोप्लास्ट था, वो फोटोसिंथेसिस करता होगा। लेकिन बच्चा अपने फ्रिज में रख दिया तो वो लाल रंग में कन्वर्ट हो गया। देखा है? टमाटर हरे रंग का खरीद के लाए, कुछ दिन रख दिया तो बच्चा कैसे रंग में कन्वर्ट हो गया? वो लाल रंग में कन्वर्ट हो गया। हाँ सर देखा है। आम कच्चा हरे रंग का था, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट था, लेकिन बाद में पीले रंग में कन्वर्ट हो गया, कलर चेंज हो गया, यानी वो क्रोमोप्लास्ट में येलो कलर के हो गए। हाँ, अमरूद हरे रंग का था, क्लोरोप्लास्ट थे, बाद में पीले रंग में कन्वर्ट हो गए, यानी वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया? यानी कि जो फ्रूट कच्चे होते, फ्रूट जब कच्चा होता है तो उनके अंदर में कौन है? हरा रंग का है, क्लोरोप्लास्ट होगा। सर क्यों? फोटोसिंथेसिस कर रहा है। हरा आम, जो भी फ्रूट देखिए ना हरे रंग के, मिर्च बोला, अमरूद बोला, आम बोला, केला हरे रंग के, तो फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे। लेकिन जब वो पक गए तो राइपनिंग के बाद में उनको अट्रैक्टिव कलर देना है, तो अट्रैक्टिव कलर देंगे, तो उस कलर देने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने अंदर से क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल को तोड़ दिया, तो बच गए क्या? क्रोमोप्लास्ट, अट्रैक्टिव कलर का हो गया, जिसे हम अट्रैक्ट करेंगे, एनिमल्स अट्रैक्ट होंगे, तभी तो तोड़ करके खाएंगे।
सीड को फेंकेंगे तभी तो उनका जर्मिनेशन होगा। फ्रूट डिस्पर्सन, फ्रूट को तोड़ने में। सोचो खूब सारा फ्रूट लगा हुआ है मैंगो का, सभी हरे रंग का दिख रहा है, कोई आया मंकी, पता ही नहीं चलेगा हरा कौन है, लीफ कौन है, फ्रूट कौन है, कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसमें अट्रैक्टिव कलर दे दिया गया जिससे कि वो आसानी से लीफ और फ्रूट में पता कर सके, फ्रूट को खाए, उसके सिर को फेंके, उससे नया प्लांट का ग्रोथ हो जाए। एकदम सिंपल है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो मार्केट से मिर्च खरीदा था ग्रीन कलर का, वो बच्चा रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, बताइए। तो आप सिंपल आंसर कर दोगे ना, ठीक है, ग्रीन से वो रेड हो गया। या टमाटर का एग्जाम्पल पूछेगा, या आम का एग्जाम्पल पूछेंगे, केले के एग्जाम्पल पूछेंगे, तो बोलिएगा जब कच्चा है फ्रूट हरे रंग का है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लेकिन जब पकने के बाद में वो कलरफुल हो गया क्योंकि उनमें क्लोरोफिल खत्म हो गए, तो ये कलर देने का काम करेगा। तो याद रखिएगा, इट प्रोवाइड्स कलर टू द फ्रूट, फ्रूट को कलर देने का काम करेगा कौन? क्लोरोप्लास्ट। तो आप देख सकते हो जैसे टमाटर के अंदर, टोमेटो के अंदर में आपने देखा होगा वो रेड कलर का है, आपने देखा केले के अंदर में वो पीले रंग का दिख रहा है। तो जो भी कलर देने का काम है फ्रूट को, वो क्रोमोप्लास्ट करेगा, ठीक है। और क्लोरो आराम से क्रोमो में कन्वर्ट हो सकता है। चलिए सर, ल्यूकोप्लास्ट नो पिगमेंट, इनमें बच्चा कोई पिगमेंट नहीं है। अगर कोई पिगमेंट नहीं है तो नो कलर, कोई कलर नहीं होंगे, कलरलेस, नो कलर। सर कलर नहीं है तो काम क्या करते हैं? अरे कोई कलर ही नहीं देता तो काम क्या कर रहा है? तो बोलिएगा सर कलर है नहीं, इसका काम है स्टोरेज ऑफ फूड, ये खाने को स्टोर करता है, स्टोरेज ऑफ फूड। बोले सर कौन सा स्टोरेज, किस चीज का? तो ये हो सकता है कि कुछ प्लांट के अंदर में स्टार्च का स्टोरेज करे, कुछ प्लांट के अंदर हो सकता है ये प्रोटीन का स्टोरेज करेगा, प्रोटीन को स्टोर करेंगे, और कुछ प्लांट में हो सकता है ये फैट्स को यानी लिपिड्स को स्टोर करेगा। तो ये पूछे जाएंगे कि सर ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? कोई पिगमेंट नहीं, कोई कलर नहीं, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं, कोई काम ही नहीं फोटोसिंथेसिस, तो करता क्या है सर? खाने को स्टोर करना। सर कौन सा खाना? हो सकता है स्टार्च को स्टोर करे, प्रोटीन को, या फैट्स को। आपके एनसीईआरटी यहाँ पर डिटेलिंग करती है, तो याद रखना आपके सिलेबस में है ये जो ल्यूकोप्लास्ट है वो 3 तरह है। सर कौन कौन से बेसिस पे? बहुत आसान सा है टॉपिक। अगर वो स्टार्च को करेगा, कोई बच्चे को मालूम है स्टार्च को करेगा तो उसे कहेंगे एमाइलोप्लास्ट, स्टार्च का करेगा तो उसे क्या कहेंगे? एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। अगर वो प्रोटीन का करेगा, अगर वो प्रोटीन का करेगा तो उसे हम लोग कहेंगे एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट अगर प्रोटीन का करेगा तो। और अगर वो स्टोरेज फैट्स का कर रहा है, लिपिड्स का कर रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे बच्चा इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। आ गई बात समझ में? तो मेरे में से अब किसी भी बच्चे को इस वाले पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो बताओ किसे किसे ये बच्चा क्लोरो क्रोमो ल्यूको समझ में आया? चलो ठीक है, फटाफट बोलो किसे किसे ये क्लोरो क्रोमो ल्यूको समझ में आ गया? फटाफट हैंड रेस करो, हैंड रेस करो। बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया। तो तुम्हारे नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि तुमने जब मिर्च खरीदा था, चिली मिर्च खरीदा था तो बच्चा हरे रंग का दिख रहा था, यानी क्लोरोप्लास्ट था, और बाद में फ्रिज में रखा, 1 हफ्ते के बाद में वो लाल रंग में कन्वर्ट हो गया, क्यों? तो आंसर आप दे दीजिएगा, बहुत आसान सा है कि क्लोरोप्लास्ट किस में कन्वर्ट हो गया? क्रोमोप्लास्ट में। तो क्रोमोप्लास्ट का काम अट्रैक्टिव कलर देना, किसको? फ्रूट को, ठीक है। अब देखिए सर, अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट का फिगर बना ले। देखो ये फिगर तीनों का कॉमन है, क्लोरो क्रोमो ल्यूको का कॉमन है। जहां पर चीजें थोड़ी अलग होगी मैं अलग से बता दूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लोरोप्लास्ट के बच्चे स्ट्रक्चर कई सारे, शेप कई तरह के पॉसिबल है, लेकिन एनसीईआरटी बोलता है हायर प्लांट में मेनली बच्चा लेंस शेप के होंगे, मेनली। मैंने बोला नहीं 100%, कुछ जगह में अलग होंगे, डिस्क शेप का होगा, रिबन शेप का होंगे, अलग अलग जगह बच्चा अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेनली लेंस शेप। तो मैंने यहाँ पास बना दिया है, ये देखिए, ये मैंने बना दिया है क्लोरोप्लास्ट का फिगर। ये हो गया बच्चा बाहर का मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और ये हो गया अंदर का मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। बताइए कितने मेम्ब्रेन हो गए? 2। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? 2 मेम्ब्रेन आप मेंशन कर लीजिए, OM मतलब आउटर मेम्ब्रेन, IM मतलब इनर मेम्ब्रेन। एक काम की चीज मैं डिस्कस कर, एनसीईआरटी में है बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 2 मेम्ब्रेन होंगे,
प्लास्टिड में भी 2 मेम्ब्रेन है। बहुत सारी चीजें दोनों में कॉमन है। दोनों में 70 राइबोसोम होते हैं, दोनों के अंदर में अपने सर्कुलर शेप के डीएनए होते हैं, दोनों अपना प्रोटीन खुद से बना सकते हैं, दोनों 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड है और दोनों के अंदर बाइंडिंग फ्यूजन भी होता है। ठीक, अब देखिए आउटर मेम्ब्रेन मोर परमेबल, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लास्टिड का कौन सा मेम्ब्रेन मोर परमेबल, तो आप लिख करके आउटर मेम्ब्रेन बोलिए सर क्यों, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में बड़े बड़े साइज के पोर पाए जाते हैं। इनसे एनसीईआरटी ने कहा बच्चा पोरीन्स। सर पोरीन्स क्या करते हैं, ये बड़े सब्सटेंस को, बड़े साइज वाले चीज को आसानी से इंटेक कर लेते हैं, तो ये है पोरीन। तो कभी नीट में क्वेश्चन आया ना कि माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड में ज्यादा परमेबल कौन सा मेम्ब्रेन है, तो आप आंसर करके आइएगा आउटर मेम्ब्रेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरीन। पोरीन क्या होता है बच्चा, गैप, बड़े से पोर, लार्ज साइज के पोर, नाम दिया है बच्चा पोरीन। ठीक है, अब अंदर में फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड वाला पार्ट है, इस लिक्विड पार्ट को आप कहिएगा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, ठीक है, क्या कहिएगा, स्ट्रोमा। सर स्ट्रोमा में क्या होता है, स्ट्रोमा के अंदर में अपने सर्कुलर शेप के डीएनए, याद रखिएगा, इनके पास अपने सर्कुलर शेप के नंबर में 1, शेप सर्कुलर है, नंबर 1 है, इनके पास अपने डीएनए होते हैं, यानी इनका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, अपना डीएनए होते हैं। ठीक, अपना डीएनए तो अपना आरएनए भी बना सकते हैं। जब अपना आरएनए बनाएंगे, तो अपना राइबोसोम भी तो है, तो अपने राइबोसोम की हेल्प से प्रोटीन बना लेंगे, तो देखिए इनके पास अपना डीएनए, अपना आरएनए बनाएंगे, अपना राइबोसोम, अपना प्रोटीन बनाएंगे। तो क्या सर ये 100% अपना प्रोटीन बना सकते हैं? नहीं, मान लो इन्हें 100 प्रोटीन चाहिए था, इनमें से 30 प्रोटीन खुद से बना सकते हैं, 30 प्रोटीन खुद से बना लेंगे, बाकी वो 70 प्रोटीन जो है न्यूक्लियस के हेल्प से बनाएंगे, न्यूक्लियस के हेल्प से। इसलिए ये अपना प्रोटीन तो खुद से बना सकते हैं, लेकिन 100% नहीं बना सकते, इसलिए आपने इन्हें कहोगे बच्चा सेमी ऑटोनोमस। सेमी का मतलब हाफ, ऑटोनोमस आधा, ये इंडिपेंडेंट, सेमी ऑटोनोमस। सेमी होता हाफ, यानी कुछ काम खुद से कर सकते हैं और कुछ काम करने के लिए राइबो किस पे डिपेंडेंट, न्यूक्लियस पे। ठीक है, अब यहां तो स्ट्रोमा आपको क्लियर है। चल, अब आपने सुना होगा बच्चा फोटोसिंथेसिस करते, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, तो फोटोसिंथेसिस में 2 पार्ट होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन में डिटेल से बताऊंगा, जो डार्क रिएक्शन है वो बच्चा स्ट्रोमा में होगा। डार्क रिएक्शन चलने के लिए चाहिए एंजाइम, और एंजाइम होते हैं स्ट्रोमा के अंदर में, तो डार्क रिएक्शन कहां होगा, स्ट्रोमा में। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर बनाना है थैलेकोइड। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या बनाना है, यहाँ पास मेम्ब्रेन से बना हुआ फोल्डेड बच्चे स्ट्रक्चर, एक कॉइन की तरह, एनसीईआरटी ने कॉइन वर्ड यूज किया, एक सिक्के की तरह, एक सिक्का ले लीजिए, एक कॉइन ले लीजिए, ये कॉइन को हम लोग कहेंगे बच्चा थैलेकोइड। थैलेकोइड, ठीक है, किससे बना है, मेम्ब्रेन से बना हुआ, मेम्ब्रेन से बना हुआ है। अब मैंने ये दूसरा थैलेकोइड बनाया, दूसरा थैलेकोइड, ऐसे ढेर सारे आप बना दीजिए, कॉइन बना दीजिए, थैलेकोइड बना दीजिए। एनसीईआरटी ने बोला है पाइल अप कर दीजिए, एक के ऊपर एक जमा कर दीजिए, एक सिक्का लो थैलेकोइड, ऐसे ऐसे बच्चा 20 25 30 सिक्के ले लिए, तो ये जो स्टैक बन गया, गुच्छा बन गया, पाइल अप हो गए, इसी को एनसीईआरटी ने कहा है ग्रेनम। एनसीईआरटी ने इसी को क्या कहा, ग्रेनम। व्हाट इज द ग्रेनम, थैलेकोइड के स्टैकिंग को, गुच्छे को क्या कहेंगे, ग्रेनम। इसी तरह यहां देखिए, ये एक थैलेकोइड, 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 तो जो थैलेकोइड का गुच्छा है, पाइलिंग किया है, स्टैक बनाया है, गुच्छा बनाया है, इसे कह दिया ग्रेनम। और ऐसे से ढेर सारे ग्रेनम, मैं यहाँ पर फिगर में 4 ही बना रहा हूं, ऐसा नहीं 30 40 50 बन सकते, कोई इशू नहीं है। तो ये यहाँ पर ढेर सारे, देखिए मैंने गुच्छा बना दिया, ग्रेनम बना दिया, तो प्लूरल वर्ड एनसीईआरटी यूज करेगा ग्रेनम, प्लूरल वर्ड या यूज क्या करेगा, ग्रेनम। एक का नाम ग्रेनम है, तो एक से ज्यादा यहाँ ग्रेनम दिख रहे, तो क्या वर्ड यूज करेगा एनसीईआरटी, ग्रेनम। ठीक, अब 2 ग्रेनम यहाँ पर आपस में जुड़े हुए दिखते हैं,
ना, इसे दो ग्रेनम आपस में जुड़े हुए दिखते हैं, इसे हम लोग कहते हैं। और ठीक है, देखिए आपकी मर्जी, जोड़ दीजिए, मैंने तो जोड़ दिया, सभी ग्रेनम को आपस में जोड़ दिया। तो ये जो व्हाइट वाला है जो दो ग्रेनम को जोड़ रहा है, इसे एनसीईआरटी कहेगा स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली, ये याद रखिएगा, स्ट्रोमा लैमेली कहलाता है, ये याद रखिएगा, दो ग्रेनम को जोड़ने वाला स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, तो थैलेक्वाइड को हम लोग कहते हैं ग्रेनल लैमेली, थैलेक्वाइड को हम कहेंगे ग्रेनल लैमेली, ग्रेनल लैमेली, ग्रेनल लैमेली, गुच्छे में आ गया तो ग्रेनम कहलाया, दो ग्रेनम को जोड़ने वाला क्या हो गया, स्ट्रोमा लैमेली। तो ये, अब सर इनमें होता क्या है, हाँ, इस ग्रेनम में होते क्या है, इस ग्रेनम के अंदर है क्या सर, स्ट्रोमा लैमेली के अंदर है क्या? जहां भी मेम्ब्रेन वाले पार्ट है, स्ट्रोमा लैमेली हो, ग्रेनम हो, जो भी हो, जहां भी थैलेक्वाइड दिखा, मेम्ब्रेन वाले दिखे, ग्रेनम दिखा, इन सब पे होते ग्रुप ऑफ पिगमेंट। इनके ऊपर में क्या पाए जाएंगे, पिगमेंट, वही क्लोरोफिल, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। और ये पिगमेंट सन के एनर्जी को पकड़ने का काम करेंगे, यानी ये करते हैं आपके लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। तो ये याद रखिएगा, जो आपके थैलेक्वाइड वाले पार्ट है, ग्रेनम वाले पार्ट है, तो वो करेंगे बच्चा लाइट रिएक्शन। और जो लिक्विड वाला पार्ट है, फ्लूइड वाला पार्ट है, पानी वाला पार्ट है, वो है बच्चा आपका डार्क रिएक्शन करने वाला, कौन है, स्ट्रोमा। आगे बात समझ में? तो ग्रेना करेगा लाइट रिएक्शन क्योंकि उनमें पिगमेंट है, और मैं खुद से पढ़ाऊंगा फोटोसिंथेसिस से डिटेल से, और स्टोमा करेगा डार्क रिएक्शन। डन। अब एनसीईआरटी में एक काम कीजिएगा, इनके डायमेंशन भी गिवन है बच्चे, डायमेंशन आपके एनसीईआरटी में गिवन है, अब डायमेंशन भी अच्छे से याद कर लेंगे। बाकी आप देखिएगा सर ये होते कहाँ है, सर ये क्लोरोप्लास्ट होते कहाँ है, तो बहुत सिंपल से कहानी बता देता हूं। ये प्लांट है, आपने प्लांट सभी देखा है, और प्लांट के अंदर में देखिए ये आपके लीफ, तो लीफ का एनाटॉमी आप सबने पढ़ा ही है ना, लीफ का एनाटॉमी तो आप सबने पढ़ी ही है। तो लीफ के अंदर में अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, बीच में बच्चा मीजोफिल होते हैं, कुछ होते हैं मीजोफिल। तो इन मीजोफिल के अंदर में ही, मीजोफिल जो है इनके अंदर में ही तो होते हैं ना क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर में ही क्या है बच्चे, ये क्लोरोप्लास्ट है। सर नंबर नंबर वेरी करेगा बच्चे, जनरली 20 to 40 मानिए, नंबर वेरी कर सकते हैं। फिर आपको एक याद रखना है कि जो क्लामाइडोमोनस, आपने एल्गी एक नाम सुना होगा, क्लामाइडोमोनस है ना, मूछों वाला, उनके अंदर में बच्चा क्लोरोप्लास्ट एक ही होता है और वो कप शेप का होता है। हालांकि शेप याद नहीं रखना है, मैं ये बता रहा हूं कि एनसीईआरटी में कुछ डेटा यूज किए गए हायर प्लांट के लिए, यानी जो नॉर्मल प्लांट आम इमली का पढ़ते हैं, उनके अंदर में कहाँ है क्लोरोप्लास्ट, तो बोलिएगा उनके अंदर में कहाँ है, प्लांट, प्लांट के अंदर है लीफ, लीफ के अंदर है मीजोफिल, और मीजोफिल सेल के अंदर है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लामाइडोमोनास एक सेल का है, कैसा शेप का है बच्चा, कप शेप का है, एक ही होगी, एक ही उनके अंदर में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, शेप कैसा है, कप शेप का है। इतना इनफ होगा। तो ये चीज मैंने पूरा एनसीईआरटी का कवर आपसे कर दिया है, तो मेरे से आप यहां से कर लीजिएगा। चलो बताओ, किसे किसे फिगर में दिखा देता हूँ एनसीईआरटी का। हाँ देखिए, मैंने ये पूरा एनसीईआरटी का फिगर हमने ले लिया है, ठीक है, और एकदम अब एनसीईआरटी को बस फॉलो कर लेना है, हो गया। अब पूरा एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा, मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट फाउंड इन द मेसोफिल ऑफ द लीफ, आपको अच्छे से बता रखा है। दीज आर द लेन शेप, ओवल, स्फेरिकल, डिस्क्वायड और इवन रिबन लाइक। मैंने बोला कि इनके शेप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन है बच्चा जो मैंने बनाया वो लेन शेप का है, देख लीजिए बना हुआ एनसीईआरटी। अब इनके साइज को याद रखना है कि लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, ये देयर नंबर वेरीज, इनके नंबर वेरी करते हैं, 1 पर सेल ऑफ द क्लामाइडोमोनास मैंने बताया, और मेसोफिल सेल में अभी आपको बताया था 20 to 40। ठीक है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, पूरी कहानी आपको अच्छे से आती है, पूरी कहानी बच्चा आपको अच्छे से आती है। तो चलो बताओ फटाफट कौन कौन कर लेगा, ये पूरी कहानी आपको मैंने पूरी डिटेल से एनसीईआरटी की समझा रखी है। चलो बोलो ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, कैरोटीनॉइड, पूरा बच्चा डिटेल से कर लिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया कर लेंगे। चलो फटाफट बोलो, हैंड रेस करो, किसे किसे क्लियर हो गया, फिर आगे चलना है हमें, आसान सा टॉपिक है ना ये तो। राइबोसोम, जॉर्ज पैलेट साहब, सब कुछ मैंने बता दिया है। राइबोसोम सबको आता है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो
चलो फिर हम लोग एक स्टार्टिंग में ही रह गया था माइटोकॉन्ड्रिया, उसको कर लेते हैं आज, यही तक करेंगे। ठीक है, एनी डाउट किसी को होगा तो बोल लेना। एनीवन अभी तक किसी को कोई डाउट हुआ हो तो आप बोल दीजिएगा। चलिए ठीक है, अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ चल रहे हैं। भेज दिया मैंने। वन सब मिनट। भेज दिया। सब भेज दिया। चलिए अब पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाने। आसान से, माइटोकॉन्ड्रिया तो बहुत आसान से, सबको मालूम है। देखो सबसे पहले है कि जब आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखिएगा बच्चा, सबसे पहले तो हमने बचपन से क्या पढ़ते आ रहे, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस सबको मालूम है, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? इट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। ये बच्चा आपके अंदर का सबसे बिजिएस्ट सेल है, सबसे ज्यादा काम करने वाला। जाहिर सी बात, क्यों? क्योंकि ये एटीपी बनाता है, एटीपी बनाता है, एनर्जी बनाता है। और बच्चा आपके अंदर एनर्जी ना बने, एटीपी ना बने, बच्चा आपका लाइफ नहीं चल पाए। इसलिए आप सोते रहते हो लेकिन बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया काम करते रहता है। अब संडे में छुट्टी मारते हो, माइटोकॉन्ड्रिया काम करते रहता है। तो मोस्ट बिजिएस्ट सेल ऑर्गेनल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। और सेल के कहा जाता है बच्चा मैक्सिमम जो एंजाइम है, लगभग बच्चा 70% जो एंजाइम है ना, यही है। 70% जो एंजाइम है ना वो यही है। कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आपने तो बोला था लाइसोसोम। नहीं, लाइसोसोम में तो डाइजेस्टिव एंजाइम थे, मैंने नंबर की बात वहां नहीं की थी, वहां तो मैंने 50 टाइप्स बोले थे। यहां जो एंजाइम है उसे कहिएगा बच्चा ऑक्सीडेटिव एंजाइम। सर ऑक्सीडेटिव एंजाइम मतलब ये फूड का ऑक्सीडेशन कराएंगे। आपने जो भी फूड खाया, प्रोटीन खाए, लिपिड खाया, कार्बोहाइड्रेट खाए, उसको ये ऑक्सीडाइज करेंगे, यानी ऑक्सीजन की हेल्प से तोड़ेंगे। और तोड़ने के बाद में उससे जो एनर्जी निकलेगा उसी से अपना काम करेंगे। हमारा काम कैसे चल रहा है? हम जिंदा कैसे? हम खाना खाते हैं, खाने को तोड़ा जाता है, तोड़ने से एनर्जी निकलता है, उसी एनर्जी से हमारा लाइफ चल रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसी फूड को तो तोड़ने का काम कर रहा है ना। ठीक है, अब एनसीईआरटी का वर्ड, एनसीईआरटी ने कहा है कि आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा ना तो माइटोकॉन्ड्रिया पता ही नहीं चलेगा। आप आसानी से नहीं बता सकते कि माइटोकॉन्ड्रिया है कहां पर। इसलिए जरूरी है कि माइटोकॉन्ड्रिया देखने के लिए अब कुछ स्टेन यूज कीजिए, कलर यूज कीजिए, डाई यूज कीजिए। स्टेन, डाई, कलर सब एक ही चीज है। स्टेन, डाई, कलर सब एक ही चीज है। कोई कलर यूज कीजिए जिससे आसानी से माइटोकॉन्ड्रिया कलरफुल हो जाएगा और आसानी से तुम माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। तो सर कौन सा डाई, कौन सा कलर? आंसर इज द जेनस ग्रीन। नहीं याद करना है, एनसीईआरटी में नहीं है। जेनस ग्रीन एनसीईआरटी ने वर्ड नहीं यूज किया है अपनी, बस एनसीईआरटी ने बोला है क्या, इसे देखने के लिए इसको पहले डाई डालना पड़ेगा, कलर डालना पड़ेगा, तभी हम आसानी से इसे पहचान सकते हैं। नहीं तो आप कैसे पता करोगे? यानी आपके स्कूल में मैं जाऊं, सभी तो आप लोग स्कूल ड्रेस में हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा? कोई बच्चा बोलेगा मैं तो ऐसे कलर का ड्रेस पहना है, अरे सभी तो वैसे ही ड्रेस पहने। इसलिए थोड़ा अलग होना पड़ेगा। आपने अलग कलर, अलग कुछ कपड़ा पहना, तो मैं आसानी से आपको बता सकता हूं। यही वर्ड एनसीईआरटी ने। अब सेकेंड चीज यहां बस, सर माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है? तो एनसीईआरटी ने बोला है बच्चा सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल या सॉसेज से। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने यहाँ पर लिखा है कि द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। देख लीजिए, जो मेरा हार्ट है वो तो बेचारा बहुत काम कर रहा है। आप रात में सो रहे हो तब भी तो काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है और एटीपी फंक्शन करता है। तो जिस सेल को फिजियोलॉजी यानी एक्टिविटी ज्यादा करना है, काम ज्यादा करना है, तो उनके अंदर में एटीपी की डिमांड ज्यादा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज्यादा होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिपेंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिविटी। जितना ज्यादा काम करना है, ठीक है, उनके अंदर में एटीपी का डिमांड ज्यादा है, तो उनके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज्यादा होगा। ठीक है, सेकेंड चीज एनसीईआरटी ने लिखा इसका शेप के बारे में, सॉसेज शेप और सिलेंड्रिकल शेप।
सर सॉसेज और सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल तो समझ में आता है, सिलेंड्रिकल तो समझ में आता है हमें, जो घर में हमारा सिलेंडर है उसकी तरह दिखेगा। सॉसेज क्या है, ध्यान सुनो, आपने क्रीम रोल खाया, कभी क्रीम रोल खाया है? बोले हाँ, वही, वो भी लगभग थोड़ा सिलेंड्रिकल ही रहता है, थोड़े लंबे सिलेंड्रिकल होते हैं, उस वही है बच्चा सॉसेज से। तो जस्ट लाइक क्रीम रोल की तरह जो शेप है ना, उसी को कह दिया सॉसेज से। सिलेंड्रिकल तो आपको आता है। साइज याद रखना है, एनसीईआरटी ने मेंशन कर दिया है 0.1 to 1 माइक्रोमीटर एंड लेंथ, ठीक है, 1 to 4 माइक्रोमीटर। फिलहाल हम पहले शेप पे बात करते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो मेम्ब्रेन, सबसे पहले ये आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ओएम यानी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये अंदर का मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। अंदर के मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, बच्चा आपको आता है, अंदर का जो मेम्ब्रेन है उसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। सर क्या नाम है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन? इसका नाम बच्चा क्रिस्टा है। एक का नाम क्रिस्टा है, बहुत सारे तो नाम देंगे क्रिस्टी। एक का नाम क्रिस्टा है तो बहुत सारे होंगे, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? क्रिस्टी, ठीक है। तो यहां पर आपको दो मेम्ब्रेन दिख गए, आउटर मेम्ब्रेन, और ये आपको दिख गया इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो खाली जगह दिख रहा है, ये स्पेस दिख रहा होगा, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह दिख रहा है, जो स्पेस दिख रहा है, इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन समझ में आया, इनर। अब तुम मुझे बताओ, आउटर मेम्ब्रेन मोर परमेबल या इनर मेम्ब्रेन? ये मैंने पहले ही बताया था, बोलो फटाफट, कई बार बता रखा है। हु इज मोर परमेबल? बोलो, आंसर करो। आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमेबल है, इनर मेम्ब्रेन ज्यादा परमेबल? हु इज मोर परमेबल? तो आंसर इज द आउटर मेम्ब्रेन मोर परमेबल है, क्योंकि उसके अंदर में क्या है? पोरिन्स है। आउटर मेम्ब्रेन मोर परमेबल है क्योंकि इसके अंदर में क्या है? पोरिन्स है, ठीक है। और दोनों के बीच के स्पेस को क्या कहा भाई? आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम लोग कई सारे नाम से जानेंगे, कई सारे नाम देंगे। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह सकते हो, आउटर चैम्बर कह सकते हो, इसे हम बाहर का चैम्बर कहते हैं, या दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह सकते हो, आपकी मर्जी। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये इसे आप आउटर चैम्बर कह सकते हो, ठीक है। अब यहां पास आपको करना क्या है? अंदर में फ्लूइड पार्ट है, अंदर में फ्लूइड पार्ट है, इस फ्लूइड पार्ट को आप कहिएगा, नाम दीजिएगा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। वहां क्या नाम दिया था आपने? क्लोरोप्लास्ट के अंदर में जो फ्लूइड पार्ट है उसका नाम स्ट्रोमा देते हैं, उसे क्या देते हैं? स्ट्रोमा। यहां का जो फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड वाला पार्ट है, इसे हम मैट्रिक्स के क्या कहेंगे? मैट्रिक्स, ठीक है। आगे बात समझ में? यहां भी सेम चीज, मैट्रिक्स में अपने डीएनए होंगे सर्कुलर शेप के, सिंगल डीएनए, सिंगल डीएनए कहने मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं बोल रहा, सिंगल नंबर में सर्कुलर शेप में। सेम डीएनए से आरएनए बनेंगे, आरएनए राइबोसोम से जुड़ेगा और राइबोसोम से प्रोटीन बनेंगे। सर राइबोसोम कैसे? भाई आपको अच्छे से मालूम, 70S, ठीक है। अब लास्ट चीज, जो इनर मेम्ब्रेन है, अंदर में फोल्ड क्यों किया सर? इसे आपने कुछ क्रिस्टा नाम दिया था, क्रिस्टा, और ऐसे से ढेर सारे क्रिस्टा है, अंदर में ढेर सारे क्रिस्टा हैं, तो इसे हम लोग क्रिस्टी कहेंगे। एक का नाम क्रिस्टा दिया, ढेर सारे, तो इसे क्या नाम देंगे हम लोग? क्रिस्टी, ठीक है। अब देखिए इस क्रिस्टा के ऊपर में है क्या, ध्यान सुनो। इस क्रिस्टा के ऊपर में कुछ रैकेट के तरह बीडेड कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, अभी फिगर को बना रहे डिटेल्स। इसके ऊपर में कुछ रैकेट के तरह कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, यहाँ पर रैकेट के तरह कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, कुछ बीडेड स्ट्रक्चर्स होंगे। सर ये क्या है? ये एनसीईआरटी में बना है, ये एनसीईआरटी में ऐसे फिगर्स बने हैं, ऐसे बीडेड स्ट्रक्चर।
इसका नाम है ऑक्सीजोम, आप सभी ने नाम सुना होगा इनका, इनका नाम है बच्चा ऑक्सीजोम। ठीक है, मैं बड़ा बना के दिखा रहा हूं इसको, इसमें रियल इसका फिगर हम लोग बना करके देखते हैं। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इस इनर मेम्ब्रेन पे इस तरह के स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है, इसी को एनसीईआरटी ने कहा है ऑक्सीजोम। ठीक है, इसी को हम लोग कहेंगे F0 F1 पार्टिकल। सर क्यों? चलिए सीखते हैं, F0 F1 पार्टिकल क्यों कहा, ऑक्सीजोम क्यों कहा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये नीचे का पार्ट आ गया, नीचे का पार्ट, ये बच्चा हो गया बेस। ध्यान सुनना, लास्ट स्ट्रक्चर है, लास्ट 1 मिनट, बेस। बेस को कहेंगे F0, F0। इसके बाद में यहां से निकला स्टॉक, ये निकला स्टॉक, स्टॉक, और यहां से ये पार्ट निकल गया हेड, ये हो गया हेड, ये है F1, F1 ना। तो यहां पर याद रखना अच्छे से, स्ट्रक्चर में क्या क्या मैंने बनाया बोलो, ये हो गया बेस, ये हो गया स्टॉक, और ये हो गया बच्चा हेड। तो जो बेस वाला पार्ट है उसी को कह देते हैं F0, हेड वाला पार्ट बच्चा F1, स्टॉक तो दोनों को जोड़ रहे हैं, इसलिए इसे हम सिंपल भाषा में कह देते हैं F0 F1 पार्टिकल। इसी को कह देते हैं हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल। इसी को हम लोग कह सकते हैं एटीपीएस एंजाइम, एटीपीएस एंजाइम। आप आगे में पढ़िए, फोटोसिंथेसिस में आप डिटेल में मैं पढ़ाऊं एटीपीएस, या इसी को कहेंगे बच्चा एटीपी सिंथेस, एटीपी सिंथेस, बस यही। अब एनसीईआरटी में एकदम सिंपल सिंपल से वर्ड है, ये बोलिए ज्यादा परमेबल कौन सा मेम्ब्रेन है, पता है, आउटर मेम्ब्रेन पे पोरिन से ज्यादा परमेबल, इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल है, अच्छे से माने। इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर है, नाम बोलिए क्रिस्टा, बहुत सारे हैं तो नाम बोलिए क्रिस्टी। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो गैप है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, अंदर में जो फ्लूइड से भरा हुआ स्ट्रक्चर है, इसका क्या नाम देंगे, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में अपना डीएनए होगा, अपने राइबोसोम होंगे, अपने प्रोटीन बनेंगे। डन। तो यहां तक मेरे में से चीजें आपको 100% समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, चलो ठीक है, तो टाइम आज हो गया है, तो हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। चलो यहां तक सभी को क्लियर हो गया, फटाफट हैंड रेज करो, फटाफट। यहां तक आसान है। अब तुम्हें एक ही है प्लाज्मा, अगले क्लास में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिटेल से करेंगे ना, अगले क्लास में हम लोग मेनली करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिटेल से, फिर तुम्हारा हो जाएगा। और एक वो सब 9+2 9+0 क्या है ना, जिसमें तुम यहां पर सबसे ज्यादा डरते हो, तुम्हारे डरने वाला पार्ट ये है साइटोस्केलेटन वाला पार्ट ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला थोड़ा खतरनाक है। ठीक है, तो हम लोग को यही बचा है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिटेल से करना है, एक ये करना है। चलो ठीक है, एनी डाउट?